इमेजिन करो आप अपने अर्ली 20s में हो, आपको हेल्थ का बहुत शौक है और आपने बहुत पैसे इकट्ठे कर कर एक रेंट पे कमरा ले लिया और उसके अंदर मशीन्स रखकर एक जिम का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इतना टाइम होने के बावजूद भी आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर महीने आपको इसका रेंट देना पड़ रहा है। फिर आप देखते हो कि आपसे थोड़ी ही दूर एक और जिम है जो कि एग्जैक्टली आपके जिम की तरह है। वो फुल पैक्ड है, उसमें एक के बाद एक क्लाइंट आ रहा है। आपको लगता है कि आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। आप उसके ओनर से जाके मिलते हो और उसे कहते हो, यार प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे जिम में एक के बाद एक क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, तुम्हारा मार्केटिंग का तरीका क्या है। इस पर वो बोलता है फ्लायर्स, हम फ्लायर्स यूज कर रहे हैं। हम हर रोज काफी सारे फ्लायर्स लोगों को पकड़ाते हैं, उनकी गाड़ियों में रखते हैं, उनके घर में जाके ड्रॉप करते हैं और उसी से हमारे पास क्लाइंट आते हैं। और आपकी आहा मूवमेंट आती है, आप बोलते हो पता चल गया मुझे भी सीक्रेट, अब मैं भी एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी करूंगा। आप पेपर पर एक अच्छा सा ऑफर लिखते हो, उसे प्रिंटिंग शॉप में लेके जाते हो और पूरे 300 फ्लायर्स का ऑर्डर देते हो। अगले दिन जब वो 300 फ्लायर्स प्रिंट हो जाते हैं, आप आसपास के लोगों को वो फ्लायर्स देने लगते हो। कई लोगों की गाड़ियों की विंडशील्ड में भी वो फ्लायर्स लगा देते हो ताकि वो उसे पढ़े और आपका जिम ज्वाइन करे। 300 के 300 फ्लायर्स देने के बाद आप वापस फोन के पास बैठ जाते हो। आपको फोन कॉल का इंतजार है, क्लाइंट्स का, जो कि आपको बिजनेस देंगे, पैसे देंगे। आपको एक कॉल आती भी है, आप खुश हो जाते हो, हेलो, वहां से आवाज आती है, हाँ ये जो फ्लायर मेरी गाड़ी में था ये आप ही ने चिपकाया। आप बोलते हो यस सर, क्या आप हमारा जिम ज्वाइन करना चाहते हो। वो बोलता है नहीं बेवकूफ, तेरे इस बेकार फ्लायर की वजह से मेरी मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच आ गया, अगली बार मेरी गाड़ी को छूइयो भी मत। सॉरी सर। आप फोन नीचे रख देते हो और आपको लगता है कि यार ये फ्लायर काम नहीं करता। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और वापस उसी इंसान के पास जाते हो। वो एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेस ओनर है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आपने अभी धंधा स्टार्ट किया है, आप रिएक्टिव मोड में हो। आप कहते हो कि कुछ काम नहीं किया, आपने बोला था कि ये फ्लायर सिस्टम काम करता है। वो पूछता है कि तुमने कितने फ्लायर्स बांटे, आप एटीट्यूड में बोलते हो पूरे 300। वो रिएक्ट नहीं करता, वो आपको सोल्यूशन देता है। 300, ये तुम्हारा टेस्ट साइज था। अरे हमारा टेस्ट साइज ही 5000 होता है। आप उसको बोलते हो टेस्ट साइज, ये क्या हुआ। वो आपको बताता है कि सबसे पहले वो एक ऑफर बनाते हैं, उस ऑफर को फ्लायर्स पे लिखते हैं और 5000 फ्लायर्स प्रिंट करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर उसमें से एक भी क्लाइंट कन्वर्ट होता है तो वो उसको सक्सेस मानते हैं, वरना वो दूसरे 5000 में टेस्ट करते हैं। और जैसे ही उन्हें एक विनर फ्लायर मिल जाता है, वो हर रोज 5000 फ्लायर्स प्रिंट करके बांटते हैं, यानी एक महीने में 1.5 लाख। और इस स्टोरी का हमारा सबसे पहला लेसन यही है, जो कि है वॉल्यूम ऑफ वर्क। हम में से मैक्सिमम लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि जो इंसान जीत रहा है वो एक्चुअल में हमसे 100 गुना 200 गुना ज्यादा काम कर रहा है। मैक्सिमम लोग इसी इल्यूजन में होते हैं कि पक्का कोई ना कोई और सीक्रेट है, कुछ तो है जो मुझको नहीं पता और इसको पता है, और हम सारा टाइम उस सीक्रेट को फाइंड करने में लगा देते हैं। एग्जैक्टली कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बीटेक के फाइनल डेज में मैंने वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास लेना स्टार्ट किया। हम क्लासरूम में बैठे थे, टीचर ने हम सबको मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया और मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा और मुझे लगा यार ये सारी जो ट्रिक्स हमने सीखी है वैदिक मैथमेटिक्स, ये सारे शॉर्टकट्स वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए मैं वेट करता रहा। उसके बाद जब टीचर ने हम सबसे उस क्वेश्चन का आंसर पूछा तो मैंने तो वो सॉल्व नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ वाले फ्रेंड ने उसे सॉल्व किया था और उसने आंसर बता दिया। मैं हैरान हो गया कि यार तूने इसको कैसे सॉल्व किया, और उसने उस क्वेश्चन को नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से ही सॉल्व किया था, जबकि मैं एक शॉर्टकट देख रहा था। ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, लेकिन सिर्फ ये सोचते हुए कि इसका पक्का कोई शॉर्टकट होना चाहिए, मैंने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन वो धीरे धीरे हर एक स्टेप करता रहा और फाइनली उसने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया। ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये कहानी है जापान के एक लड़के की जिसका नाम है जिगोरो कानो, जो कि एक बहुत ही छोटी हाइट का पतला सा लड़का था जिसे स्कूल में सब बुली करते थे। कोई भी उसकी शक्ल देख के बता सकता था कि इसको 2 थप्पड़ तो वो लगा ही सकता है, और हर बार फाइट में उसे वो नीचे फेंक देता। हर बार जिगोरो को लगता था कि काश वो भी स्ट्रांग होता, अपने आप को डिफेंड कर पाता। एक दिन उसका एक फ्रेंड मिला और उसने कहा कि तुझे पता है एक मार्शल आर्ट है जिसे कहते हैं जुजुत्सु, उसमें तुम्हें सिखाते हैं कि अगर तुम वीक भी हो तो भी तुम ओपोनेंट की पावर को यूज करके उससे कैसे जीत सकते हो। इस बात ने जिगोरो को बहुत एंटाइस किया और वो जुजुत्सु का एक टीचर ढूंढने चला गया और इससे वो टीचर मिला भी। इस टीचर का नाम था फुकुदा हैकिनोसुके, जो कि मास्टर थे जुजुत्सु के। फुकुदा एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग वाला इंसान थे। वो बहुत ज्यादा चीजें थियरी में या स्लो मोशन में नहीं बताते थे, वो शॉर्ट में बताते कि कैसे वो सिखाने वाले हैं, और उसके बाद अपने स्टूडेंट को वो ट्रिक परफॉर्म करके मैट में पटक देते। उनका मानना सिंपल था कि बार बार जितनी बार उनका स्टूडेंट मैट में गिरेगा तभी उसकी बॉडी समझेगी कि एग्जैक्टली वो सिखाना क्या चाहते हैं। पहले तो जिगोरो को ये बहुत अजीब सा लगा, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सीखने का तो यही तरीका है, क्योंकि वो सबसे हल्का था। तो बाकी बच्चे भी जब प्रैक्टिस करते तो उसी को वो जमीन में गिराते, और वो जमीन में गिरने के आर्ट को समझ गया। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी वो इस आर्ट को सोचता रहा और उसे लगा जिस मोमेंट पर तुम्हारा गिरने का डर खत्म हो जाता है, उस मोमेंट पर तुम्हारा सारा फोकस तुम्हारे ओपोनेंट की एनर्जी को उसी के खिलाफ यूज करने में जा सकता है। और 1882 में जब वो सिर्फ 22 साल के थे तो टोक्यो के टेम्पल के साथ ही उन्होंने एक नया रूम रेंट पर लिया
और मार्शल आर्ट का एक नया तरीका इन्वेंट किया जिसे उन्होंने कहा जूडो, द जेंटल वे। हर एक चीज जो उन्होंने जुजुत्सु में सीखी थी उसके साथ अपने आइडियाज कंबाइन करके और लाखों बार जब वो बार बार गिरे थे उसे यूज करके उन्होंने ये अमेजिंग मार्शल आर्ट का तरीका निकाला जो आज पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग सीखते हैं। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो बाकियों के कंपैरेटिवली लाखों बार ज्यादा मैट में गिरे, खुद गिरे सिर्फ ये समझने के लिए कि दूसरे को पटकने से पहले सबसे बेस्ट वे गिरने का है क्या। इन शॉर्ट उन्होंने जो वॉल्यूम करी, द अमाउंट ऑफ वर्क किया वो बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा था। ये स्टोरी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये लड़का अपने स्कूल में सबसे कमजोर और सबसे हल्का था और आज थ्रू आउट वर्ल्ड लोग इसी की बनाई हुई मार्शल आर्ट गेम सीखते हैं। सेकंड बेस्ट तरीका सीखने का है लर्निंग बाय डूइंग। मुनीश पबराय का ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि मैं थियरी MBA डिग्रीज में विश्वास नहीं करता। जिस भी लड़के ने 12 साल की एज में एक छोटी लैमिनेट की दुकान नहीं लगाई है वो कभी भी 30 की उम्र में एक अच्छा CEO नहीं बन पाएगा। When I look at a CEO, I always try to find out, did they run a lemonade stand when they were 12? Because if they didn't run the lemonade stand when they were 12, they're not going to be that great at business at 30. In short, learning by doing. Exactly same चीज इलॉन ने SpaceX के दौरान भी करी, जहां पर बाकी सारी स्पेस की कंपनियां मटेरियल की स्ट्रेंथ को किताबों से पढ़ रही थी। इलॉन ने अपनी टीम को कहा था तुम डायरेक्टली रॉकेट बनाओ और उसमें पूरा प्रेशर डाल के इसे उड़ा दो और फिर नोट करो कि एग्जैक्टली कितने प्रेशर पे ये मटेरियल फट रहे हैं। और उन्होंने इतनी ज्यादा बार गलतियां करी जो कि इंटेंशनल थी जिसकी वजह से ही वो बहुत जल्दी रॉकेट बना पाए। और क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क के SpaceX और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन से पहले एक और कंपनी थी जो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यूज कर रही थी, लर्निंग बाय डूइंग का। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है बर्ट, जो कि बचपन से ऑब्सेस था कि उसे बस पूरी लाइफ एयरप्लेन्स ही बनाने हैं। जब ये 8 साल का था तभी से इसने स्मॉल एयरक्राफ्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था और उनके डिजाइन को चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत से बच्चे जब उनका प्लेन नहीं उड़ता तो वो दुखी हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, बिल्ड, फ्लाई, ब्रेक, लर्न, रीबिल्ड। और इस फॉर्मूले को वो बार बार यूज करता रहता। वो हर बार एक नया मॉडल बनाता, उसे फ्लाई करने की कोशिश करता, वो नया मॉडल टूटता और वो खुद से एक क्वेश्चन पूछता कि ये चीज फेल क्यों करी। फिर उससे वो एक थीसिस बनाता कि शायद ये चीज इस वजह से काम नहीं करी और फिर वो उस वजह को ठीक करता, दोबारा से प्लेन बनाता, प्लेन को उड़ाता, दोबारा से वो प्लेन टूटता, दोबारा से वो नई थीसिस बनाता कि इस बार ये प्लेन क्यों टूटा, वो दूसरा रीजन लिखता, उस रीजन के लिए वो दोबारा से प्लेन बनाता और इस लूप को वो बार बार करता रहा। प्लेन से उसको इतना प्यार हो गया था कि 1965 में उसने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट भी कर ली। उस वक्त भी वो सिर्फ थियोरी ओनली स्टूडेंट नहीं था, वो लर्निंग बाय डूइंग पर विश्वास करता था। और इवन अपने फाइनल ईयर में उसने एक छोटा एयरक्राफ्ट डिजाइन भी किया और उसने नेशनल स्टूडेंट डिजाइन अवार्ड भी जीता। ग्रेजुएशन के बाद उसने अपने गराज में एक 2 सीट एयरप्लेन बनाना स्टार्ट किया जिसे उसने नाम दिया वेरी विगन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लेन वो प्लाईवुड और बाकी कॉम्पोजिट्स को यूज करके बना रहा था और ये प्लेन बनाने के बाद उसने इसे अपनी कार के ऊपर रखा और कार को हाई स्पीड पे चला दिया ताकि वो देख सके कि एयर फ्लो में वो कैसे बिहेव करता है। ये एक तरह से होममेड विंड टनल टेस्ट था। अगेन उसके बहुत से डिजाइन फेल हुए लेकिन उसने अपना पुराना एल्गोरिदम बिल्ड, फ्लाई, ब्रेक, लर्न, रीबिल्ड इसे कंटिन्यू रखा। इन सारी लर्निंग को यूज करके फाइनली इसने एक नया डिजाइन बनाया, स्पेसशिप 1, जो कि 2004 में पहला प्राइवेटली बिल्ड क्रूड स्पेसक्राफ्ट बना जो कि स्पेस तक पहुंचा, जिसकी वजह से इसे $10 मिलियन का प्राइज मनी भी मिला। और ये बात है SpaceX और ब्लू ओरिजिन से पहले की। इन शॉर्ट इस वीडियो से हमारी 2 लर्निंग है। लर्निंग नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ वर्क, जिसमें हमने 300 फ्लायर्स वाली स्टोरी देखी कि कई बार एक्चुअल में जो हमारे साथ वाले लोग हैं जो जीत रहे होते हैं वो हमसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा काम कर रहे होते हैं और शुरू में हमें बिलीव ही नहीं होता कि एक इंसान जो जीत रहा है और जो नहीं जीत रहा उसके बीच में 1 या 2 गुना का डिफरेंस नहीं, कई बार 50-50 गुना का डिफरेंस हो सकता है। इसके बाद हमने देखा लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें हमने स्पेसशिप 1 की स्टोरी देखी जिसने प्रूव किया कि एक छोटी प्राइवेट टीम भी वो काम कर सकती है जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट कर पा रही थी। और ये सब पॉसिबल हुआ लर्निंग बाय डूइंग से, ना कि सिर्फ थियोरी से। दोस्तों, लर्निंग के ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग बुक है, लर्निंग हाउ टू लर्न, जो कि लिखी है बारबरा ओकली ने। अगर इसकी डिटेल्ड बुक समरी आप हिंदी या इंग्लिश में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।